हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि मैटर क्या होते हैं। मैटर बनता है मॉलिक्यूल से और मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से। एटम ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो एक मैटर की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? चलिए, अब जो जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे कहा जाता है मैटर। फिर हमने बात की थी कि एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर या ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे, उन्होंने कहा था कि जो मैटर है इसकी 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, वो है हमारा अर्थ, वाटर, स्काई, फायर एंड एयर, पंच तत्व जिसे कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि मैटर को जो है दो ग्रुप्स में इसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो इसके 3 डिफरेंट स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, यानी कि ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था। और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसको इसमें 3 भागों में बांटा गया है, वो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, यानी कि तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब ये जो मिक्सचर्स होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कैसे जो छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं इनसे मिलकर के मैटर बना हुआ होता है। अब ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे कण हैं जिनसे मिलकर के मैटर बना हुआ है, उन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते और ना ही इन्हें हम इंडिविजुअली देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, फिर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी कि जो मैटर है इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और इसको हमने इसकी पुष्टि कैसे की? पुष्टि करने का मतलब है इसको हमने एक एक्टिविटी से शो किया। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या थी? हमें एक ग्लास में पानी लेना है और उसमें वाटर डालना है और उसका जो अभी जो लेवल है उसे मार्क कर देना है कि लेवल कितना है पानी का बीकर में। ठीक, अब उस बीकर में हम डालेंगे सॉल्ट 1 स्पून या 2 स्पून और उसको अच्छे से स्टिर करेंगे किसी स्टिरर या चम्मच की मदद से। तो जब हम उसे स्टिर कर लेंगे तो जब हम अगेन लेवल को मेजर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वाटर का जो लेवल पहले था अभी भी वही लेवल है। तो ऐसा क्यों? जबकि हमने उसमें नमक डाला है तो पानी का लेवल बढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने कोई चीज डाली है तो पानी बढ़ना चाहिए, लेकिन लेवल कम ही है, उतना का उतना ही रहता है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि ये जो वाटर है इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में स्पेस होता है। और जब हम इसमें सॉल्ट या शुगर डालते हैं तो उन स्पेस के अंदर नमक या चीनी घुल जाती है। तो जब उन स्पेस के अंदर नमक या चीनी घुल जाएगी तो इसका लेवल इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि वो तो स्पेस में फिट हो गया ना, तो लेवल इंक्रीज कैसे होगा? ठीक है, चलिए, क्लियर इतना? तो ये बात थी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस होता है, लेकिन ये मैटर पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना थोड़ा मुश्किल है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है या गैसेस मैटर है उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, तो जिसको हमने इस तरीके से भी देखा कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस है, जबकि लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा स्पेस है, और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत ज्यादा स्पेस है। क्लियर? यानी कि अगर हमें कोई चीज को डिसॉल्व करना हो तो वो गैस में या लिक्विड में अच्छे से डिसॉल्व हो सकती है, जबकि वो सॉलिड में डिसॉल्व नहीं होगी। क्लियर? फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की थी मैटर के पार्टिकल्स की। वो ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि हमेशा कैसे रहते हैं? मूविंग रहते हैं। मूविंग रहने की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई रहती है, या ये पॉजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी, इस वजह से ही मूव कर पाते हैं, क्योंकि मूव करने की एनर्जी को ही क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है।
क्लियर है इतना? चलिए अब एक और चीज यहाँ पर है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स मूव बहुत तेजी से करेंगे, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल्स की जो मूविंग एनर्जी है या उनका जो मूवमेंट है वो भी फास्टर हो जाता है। कैसे? जैसे हमने धूप देखी है, ठीक है। धूप यानी कि हम धूप अगरबत्ती की बात कर रहे हैं, तो इंसेंस स्टिक जिसे कहा जाता है। तो अगरबत्ती अगर हमारे पास है तो जब वो नॉर्मल है यानी कि सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में हमें उसके पास जाकर के उसकी सुगंध लेनी पड़ती है, या अगर वो हमसे थोड़ा सा अगर डिस्टेंस पे है तो धीरे धीरे बहुत धीमी धीमी उसकी स्मेल आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम उसकी स्मेल आ रही है, नहीं, बहुत धीमी धीमी अगर हम कई समय तक वहां पर बैठे रहेंगे तो स्मेल आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल है बहुत स्लोली 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 हम तक पहुंच रहे हैं, फिर हम उनको स्मेल कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही हम इस इंसेंस स्टिक को यानी कि इस अगरबत्ती को जला देते हैं, ठीक है, जब हम जला रहे हैं यानी कि टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, तो जब हम जलाते हैं तो आपने देखा होगा अगरबत्ती की जो खुशबू है कई दूर तक चली जाती है, पूरे घर में फैल जाती है, एक कमरे से दूसरे कमरे, छत तक, है ना, हर जगह जो है स्मेल पहुंच जाती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि जैसे ही हमने इसको हीट किया, यानी कि देखा जाए तो हमने एक प्रकार से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से मूव करने लग गए, और इतने तेजी से मूव करने लगे कि पूरे घर में वो पार्टिकल्स फैल गए और पूरे घर में हमें उसकी जो स्मेल है वो आने लगती है। क्लियर इतना? ये है वो एग्जांपल इंसेंस स्टिक वाला। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अब अगली प्रॉपर्टी है, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये जो पार्टिकल्स है हमारे, इनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का एक बल एग्जिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे अगर हम कहें कोई पार्टिकल, किसी के पार्टिकल ये है, ठीक है, इनके बीच की जो ये फोर्स है आपस में, इसे कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है मैटर टू मैटर। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से इन्होंने एक दूसरे को होल्ड किया रहता है। जैसे अगर हम बात करें इस मार्कर की, तो ये भी एक क्या है, मैटर है। ठीक है, कैसी अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में है, यानी कि ठोस अवस्था में। तो अगर हम इसके पार्टिकल्स की बात करें तो इसके पार्टिकल्स आपस में क्या है, एक फोर्स से जुड़े हुए हैं, जिससे कि एक फोर्स से जुड़े हुए हैं इसके जो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, फोर्स से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो इसका एक फिक्स शेप है ना। ठीक है, तो यानी कि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स में सॉलिड के पार्टिकल के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और अगर हम गैसेस के पार्टिकल्स की बात करें तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है। इस वजह से तो ये इतने दूर दूर रहते हैं। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो ये भी एक दूसरे के साथ रहते और एक जो फिक्स शेप जो है ये होल्ड करते। ठीक है, नेक्स्ट है दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। अच्छा, ये जो फोर्स है कौन सी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या करती है, पार्टिकल्स को टुगेदर यानी कि एक साथ जोड़े रखती है। The strength of this force varies from one kind of matter to another, जो कि हमने डिस्कस किया कि ये जो फोर्स है, ये जो स्ट्रेंथ है या ये जो प्रॉपर्टी है, ये एक मैटर से दूसरे मैटर पर डिपेंड करती है। यानी कि मैटर अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, डिपेंड करती है कि कहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा। जैसे गैसेज है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है, सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो वही बात है जहाँ जो हमने अभी पढ़ा कि फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, और ये एक मैटर से दूसरे मैटर पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमें क्या करना है, एक आयरन नेल लेनी है। यानी कि लोहे की एक कील लेनी है, और एक चॉक पाउडर हमें चॉक का एक चॉक लेनी है हमें। अब देखो, अभी हमने बात की थी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, शॉर्ट में हम इसे FOA लिख सकते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सॉलिड्स में बहुत ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैसेस में। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर अभी हमने पढ़ा, सॉलिड्स में ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम देखें, जो आयरन नेल है ए वाला, और बी वाला जो हमारा ये चौक है, तो ये दोनों ही सॉलिड ही है नेचर में, है ना। लेकिन फिर भी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें काफी बड़ा एक डिफरेंस है। अब काफी बड़ा डिफरेंस क्या है, देखो, चलिए, अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, इस आयरन नेल को, बीच से कील को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे अपने हाथों से, तो क्या वो टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। वहीं चौक को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, हाँ, तो चौक आसानी से टूट जाएगी, है ना। इसका क्या मतलब है कि जो चौक है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा ये जो कील है उसके पार्टिकल्स के बीच में है, पहली चीज। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा जो सॉलिड है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमेशा बहुत ज्यादा होगा कि हम उन्हें ब्रेक ना कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये मैटर टू मैटर डिपेंड करता है कि मैटर कौन सा है और कितना उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो इसे रीड करते हैं। इन केस ऑफ आयरन नेल्स देयर आर ह्यूज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यानी कि यहाँ पर आयरन नेल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, या सिंपली हम कहें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट इन केस ऑफ चॉक, लेकिन अगर हम चॉक की बात करें तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। देखो, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन एक में ज्यादा है एक में कम है। कम क्यों है इसमें? क्योंकि देखो, अब हम कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ पर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ पर है इसके पार्टिकल्स के बीच में, है ना, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, जिस वजह से इसने अपना एक साइज मेंटेन किया हुआ है। सेम ऐसा ही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें नहीं है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ chalk एज कम्पेयर टू आयरन इज देयरफॉर chalk ब्रेक इजीली, वेरी इजीली। इसीलिए चौक जो है वो आसानी से ब्रेक हो सकती है, आसानी से हम उसे तोड़ सकते हैं, जबकि आयरन नेल को हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन भी था, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, तो आप डायग्राम से भी इसे समझा सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन तो आपको लिखना ही है। क्लियर? चलिए, नोट कीजिए इतना। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज ऑन देयर ओन विद ईच अदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इनके पास डिफ्यूज होने की टेंडेंसी है, किस वजह से? क्योंकि इनके पास है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो पार्टिकल्स के पास होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिससे कि वो डिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। इस वजह से पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर इतना? चलिए, अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। ठीक है, अब हम जानते हैं ये जो मैटर है इसकी मेनली तीन स्टेट है। पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, और तीसरी है
गैसीज। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा इसकी दो और स्टेट होती है। इसकी फोर्थ स्टेट होती है प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है और प्लाज्मा है जो कि फोर्थ और फिफ्थ स्टेट है, ठीक है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मेनली हमको यहाँ पर ये तीन स्टेट्स ही पढ़नी है। ठीक है, इनके बारे में ही जानना है, तीनों स्टेट्स क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ये हमें समझना है। चलिए, तो सबसे पहला है हमारे पास states of matter exist in three different states, namely solid, liquid and gas. These states of matter arise due to variation in the characteristic of particles of matter. अच्छा, ये states आई कहाँ से? क्योंकि जो हमने characteristics पढ़ी ना particles की, अलग अलग characteristics थी। देखो, पहली characteristics क्या थी कि particles के बीच में क्या है, space है। दूसरी characteristics उनके बीच में क्या है, force of attraction है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, निरंतर गति में रहते हैं। इसके अलावा अभी हमने एक डिफ्यूजन वाली भी कैरेक्टरिस्टिक देखी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलकर के क्या बनते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स जो है अलग अलग मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसा बनाएंगे कि जिनके मैटर के बीच में स्पेस हो, कुछ के मैटर्स के बीच में स्पेस नहीं होगा। कुछ पार्टिकल्स ऐसे बनेंगे जिनके पार्टिकल्स के बीच कुछ मैटर ऐसे बनेंगे जिनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनके उसमें बिल्कुल नहीं होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनके उसमें थोड़ा बहुत होगा। फिर तीसरा, कुछ ऐसे होंगे जिनके पार्टिकल्स मूव करते रहते होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जहां पर मूवमेंट बिल्कुल बहुत कम होती होगी। कुछ ऐसे होंगे जहां पर मध्य स्तर पर पार्टिकल्स में मूवमेंट होती होगी। ठीक है, तो ये बनते कैसे हैं, ये जो मैटर है, ये जो अवस्था है, ये हमने बनाई कैसे, पार्टिकल्स को देख करके, क्योंकि पार्टिकल्स में इतना वेरिएशन था जिस वजह से ये मेन तीन स्टेट्स आई जो हमें यहाँ पर पढ़नी है। चलिए, इतना नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेज rigidity, is incompressible and hence has a definite shape and a definite volume। जो कैसा हो, जैसे ठीक है, कोई टेबल आपके आसपास रखा हो, तो आप क्या देखते हो कि टेबल कैसा है, पहला तो ये रिजिड है, दूसरा कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, तीसरा इसका क्या है, एक डेफिनेट शेप है, और चौथा इसका क्या है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है। डेफिनेट वॉल्यूम है। तो ये इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, तो ये जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि आगे हम और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये नोट कर लेना है कि अगर हम एक जनरल बात करें, बेसिक बात करें कि सॉलिड किसे कहा जाता है, तो जो ये इन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे उन्हें सॉलिड कहा जाएगा। क्लियर इतना? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है सॉलिड के बारे में, इनको हम हाईलाइट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है। तो जैसे आपने आइस क्यूब देखा होगा, ठीक है, आइस क्यूब की बात करते हैं, तो इसका एक डेफिनेट शेप होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। ऐसे नहीं है कि कोई शेप नहीं, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या है, हम भी सॉलिड है ना, तो हमारा भी क्या है, एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट क्या है, बाउंड्री है। क्लियर? चलिए, सॉलिड जनरली डू नॉट चेंज इट्स शेप एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड विदाउट अप्लाइंग फोर्स। तो जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पर जैसे हमने कहा कि बर्फ ले लो एग्जांपल, अब आप कहोगे बर्फ तो पिघल जाती है, नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सारे सॉलिड्स की एक साथ। ठीक है, टेबल की अगर हम बात करें तो टेबल पिघल जाएगा रूम टेम्परेचर पर? नहीं पिघलता। ठीक है, तो जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो जितने भी हमारे पास सॉलिड होते हैं, ठीक है, वो सभी रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड ही रहते हैं।
शेप, उनका जो शेप है वो चेंज नहीं करते हैं विदाउट अप्लाइंग फोर्स, अपना फोर्स बिना फोर्स अप्लाई किए। ठीक है, जैसे हम कहें कि एक आयरन रॉड है, तो ये रूम टेम्परेचर पर एकदम रॉड सीधी ही रहेगी, लेकिन अगर हम उसमें बहुत ज्यादा फोर्स डाल दें तो उस आयरन रॉड को हम मोड़ सकते हैं, यानी कि उसके शेप में चेंज किया जा सकता है। लेकिन कैसे? फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, बिना अप्लाई करे कोई भी सॉलिड चीज जो है रूम टेम्परेचर पर अपने शेप को चेंज नहीं करेगी। अगला है सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एट आर डेफिनेट टेम्परेचर। तो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये हमें पहले से ही पता है कि जिनका फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स शेप होता है वो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हमें ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। सॉलिड कैन बी हीप्ड, दे डू नॉट टेंड टू फ्लो। तो सॉलिड क्या हो जाते हैं? हीप करते हैं, दे डू नॉट टेंड टू फ्लो, वो फ्लो नहीं करते। जैसे हम अगर वाटर की बात करें तो एक जगह पे अगर हम पानी डालें तो क्या पानी हीप करेगा, यानी कि इकट्ठा होगा क्या एक जगह पर, है ना? अगर नॉर्मल फर्श है उसके ऊपर हम पानी डालते हैं तो पानी क्या होगा? फ्लो करने लगेगा, यानी कि बहने लगेगा। इसके अलावा पानी के अलावा कोई गैस है तो गैस भी क्या करने लगी? फ्लो करने लगेगी, मूव करने लगेंगे ना उसके पार्टिकल्स। लेकिन सॉलिड जो है, जैसे हमने सीमेंट डाली, एक जगह पर डाली तो वहां पर क्या होगा? ढेर बनता रहेगा, है ना? उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर क्या होता रहेगा? ढेर बनता रहेगा, क्योंकि उनके पास टेंडेंसी नहीं है सॉलिड लिक्विड और गैस की तरफ फ्लो करने की। जैसे लिक्विड और गैस फ्लो करते हैं वैसे सॉलिड फ्लो नहीं करते, ये क्या करते हैं? हीप बनाते हैं। सॉलिड इधर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट वेरी स्लो रेट। तो सॉलिड जो है डिफ्यूज नहीं होते, और अगर डिफ्यूज होते भी हैं तो बहुत ही ज्यादा स्लो रेट पर। तो डिफ्यूज होना यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते। और अगर डिफ्यूज होते भी, जैसे इंसेंस स्टिक की बात करते हैं, यानी कि अगरबत्ती की बात करते हैं, तो वो भी एक सॉलिड है, तो उसकी जब नॉर्मल वो रखी है तो हमें स्मेल नहीं आती है, बहुत कम रेट पर बहुत धीरे धीरे हमें उसकी स्मेल आएगी। क्लियर इतना? चलिए, solid have least negligible attraction force between themselves but maximum attraction force between the particles। चलिए, तो solid की least attraction force between themselves but maximum attraction force between their particles। तो एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड के साथ जो अट्रैक्शन है वो क्या होता है? बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, लेकिन अपने पार्टिकल्स के साथ इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। अब पार्टिकल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए तो ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है जनरली सॉलिड हैव हायर डेंसिटीज एज कंपेयर टू देयर लिक्विड और गैसेस फॉर्म। तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है अगर हम लिक्विड और गैस से कंपेयर करें तो। क्लियर है इतना सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में? चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो आज हमने देखा कैसे जो मैटर है उसकी जो स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्या क्या, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर हमने सॉलिड की बात की, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं या सॉलिड स्टेट जो है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की। बाकी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।